उनका सवाल ये है कि पार्टनरशिप के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो कितने हैं? सॉरी, रुपीस लिख रहा हूँ, अमाउंट लिखने की आदमी आदत हो गई। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? लेकिन एक चीज हमको मालूम है कि ये जो मैक्सिमम मेंबर की ये जो लिमिट है, ये पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं लगाई है। ये किसने लगाई है? कंपनीज एक्ट ने। किससे लगाई है ये मेंबरशिप मैक्सिमम? अब सबसे पहले तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई लिमिट है पार्टनरशिप एक्ट की, लेकिन इस लिमिट को अप्लाई किसकी वजह से किया जा रहा है? कंपनीज एक्ट। तो इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि देखो बेटा, जब आप पार्टनरशिप लॉ पढ़ेंगे ना, यानी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट ने मिनिमम मेंबर्स कितने होने हैं ये तो बताया है। मिनिमम मेंबर्स कितने होने? 2। तो बिना 2 के क्या एक अकेला बंदा किसका पार्टनर होगा भाई? मिनिमम कितने हैं वो तो बताया, लेकिन मैक्सिमम मेंबर कितने होने हैं ये पार्टनरशिप एक्ट ने कोई डिफाइन नहीं किया। अब बात आती है कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट में ना एक सेक्शन है 464। कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी एसोसिएशन, एसोसिएशन कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, किसे कहते हैं? सेक्शन 464 कहता है कि अगर कोई भी एसोसिएशन 50 लोगों से ज्यादा होती है तो ऐसी एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अब ऐसी बात कंपनीज एक्ट इसलिए लिखना चाहता है कि अगर कोई भी एसोसिएशन 50 से ऊपर जाए और वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, मतलब उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, तो ऐसी एसोसिएशन 50 से ऊपर जाए फौरन इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी। तो एसोसिएशन को अगर इलीगल नहीं रहना तो उसे क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? तो इसीलिए ये बात कंपनीज एक्ट 2013 ने लिखी कि अगर कोई भी एसोसिएशन 50 मेंबर से ऊपर जाती है तो वो इलीगल एसोसिएशन कहलाती है। पार्टनरशिप भी तो एक एसोसिएशन ही है, ग्रुप ऑफ पीपल ही है। तो इस सेक्शन का प्रभाव पार्टनरशिप के ऊपर आ गया कि अगर आप पार्टनरशिप 50 से ऊपर बनाते हैं तो आपकी एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगी? इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी। समझ आई बात? ये नहीं, इसीलिए मैक्सिमम लिमिट जो है पार्टनरशिप की वो कितनी है? 50 है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? अब जरा मैं आता हूं, अब मैंने अभी ये समझाया कि कंपनीज एक्ट की इन्वॉल्वमेंट यहां पर क्यों आई। आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया आपके ऊपर ये जो लिमिट है ये कौन से लॉ ने लगाई है, तो आप क्या कहेंगे? कंपनीज एक्ट ने लगाई। चलो अब मैं बात करता हूं आपसे, एक होता है एक्ट और एक होते हैं रूल्स। एक होता है एक्ट और एक होते हैं, देखो अगर कोई भी कानून बनाना होता है ना, कानून, तो कानून या तो पार्लियामेंट बनाती है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है ना भाई? एमएलए, एमएलए को एमएलए क्यों कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी क्यों कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ आती है बात? ये नहीं आती? पार्लियामेंट यानी सेंट्रल लेवल, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट लेवल। अगर सेंट्रल लेवल पर कोई कानून बनना है तो पार्लियामेंट बनाएगी, और अगर स्टेट लेवल पर कोई कानून बनना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। सर पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर होते हैं वो चुनी हुई सरकार के ही तो होते हैं। पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो किसके होते हैं? चुनी हुई सरकार के ही तो होते हैं। तो मैं पार्लियामेंट क्यों लिख रहा हूँ? आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दो। क्या लिख दो? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, वो भी किसके होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों लिख रहे हो? आप स्टेट गवर्नमेंट लिख दो। यानी अगर कोई एक्ट देश के लिए बनाना है, पूरे देश के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और अगर कोई एक्ट सिर्फ एक स्टेट के लिए बनाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। समझे? ये ऊंचे लेवल की बातें बता रहा हूँ, जरा सुन लो, समझ लो। 12वीं से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? फाउंडेशन लेवल पर भी नहीं सुनोगे ये वाली बातें, सुन लीजिए फिर भी, काम की चीज है, समझा देता हूँ। एक्ट या तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पार्लियामेंट की जगह कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह क्या कहना चाह सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सारे मेंबर्स जो गवर्नमेंट है उसके नहीं होते, विपक्ष के भी तो होते हैं। कुछ नेता जो एमपी हैं, जो सरकार चुनी हुई नहीं है, लेकिन उनके नेता भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। जो एमएलए, जरूरी थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट के सारे एमएलए होते हैं।
विपक्ष के भी तो हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के भी तो हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, कौन बनाती है? पार्लियामेंट। और एक्ट बनाने के लिए आपको पक्ष और विपक्ष दोनों की जरूरत पड़ सकती है। समझ आती है बात? ये नहीं, जो गवर्नमेंट है उनके एमपीज की भी जरूरत पड़ सकती है, और जो दूसरी क्या नाम है सरकारें हैं उनकी भी एमपीज की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके एमपीज इतने ज्यादा नहीं है कि आप कानून बनाने के लिए सक्षम हो, तो आपको दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। समझ आई? इसीलिए बहुत से कानून ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर पास होने से रह जाते हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसके इतने ज्यादा एमपीज हैं कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी की जरूरत पड़ती ही नहीं। समझ आती है बात? ये नहीं आती, इसीलिए वो इतनी आसानी से लॉ बना देते। समझे कि नहीं समझे? उनके दोनों मतलब राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा हो गई और आपकी लोकसभा हो गई, दोनों के अंदर उनके एमपी बहुत ज्यादा है। चलिए बहरहाल हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे, बट स्टिल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कहता, मैं पार्लियामेंट क्यों कहता हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कहता, मैं लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों कहता। ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट जो है ये एक्ट किसी एक स्टेट पर नहीं लगता। कंपनीज एक्ट 2013 किसी एक एक्ट किसी, हाँ जी, स्टेट पे नहीं लगता, पूरे इंडिया पे लगता है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसे पार्लियामेंट पे पास किया गया। ठीक है। ये कब लॉ पास हुआ है? 2013 के अंदर ये पास हुआ, लेकिन इन्फोर्समेंट में आया 2014 से। अब से 2014। कंपनीज एक्ट 2013 इसलिए कहलाता है क्योंकि ये लॉ कब पास हुआ? 2013 में, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, यूपीए गवर्नमेंट थी, उसी टाइम पर ये लॉ पास हो गया था। समझे? 2013 तक तो वही थे, उन्होंने ये लॉ बनाया था, उनकी गवर्नमेंट के टाइम पर ये लॉ बन गया था। और लेकिन जब ये एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल होते होते कितना टाइम लग गया? 2014 से। समझ आई बात? ये नहीं। चलिए, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आएगी आपको। बेटा देखो, एक होता है एक्ट और एक होते हैं रूल्स। सर ये रूल्स का क्या रोल होता है? रूल्स का क्या रोल होता है? असल में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्ट के अंदर नहीं लिखी होती, जो एक्ट के अंदर लिख देते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिख देते हैं? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक्ट के अंदर क्या लिख देते हैं? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसको कहां प्रिस्क्राइब किया जाएगा? रूल्स में। कहां प्रिस्क्राइब किया जाएगा? यानी कुछ बातों पर एक्ट चुप रह जाता है, कहता है इतने लोग होंगे, कितने होंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब, बता देंगे। एक्ट बहुत सी बातों पर चुप हो जाता है और जस्ट क्या लिख देता है? एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब कोई एक्ट से पूछे कि भाई कब प्रिस्क्राइब होगा, कहां प्रिस्क्राइब होगा, तो उस प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि वो कहां पर प्रिस्क्राइब किया जाएगा? रूल्स में। और सर रूल्स कौन बनाता है? रूल्स बनाती है खुद गवर्नमेंट। कौन बनाती है? गवर्नमेंट पार्लियामेंट में नहीं जाती रूल्स बनाने के लिए। समझ में आई बात? नहीं, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट रूल्स बनाता है, और कंपनी से रिलेटेड जो रूल्स बनाते हैं वो बनाती है एमसीए। कौन बनाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वो बनाती है कंपनी से रिलेटेड रूल्स। तो जो बातें कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी होती वो बातें लिखी होती है कंपनी रूल्स में। कहां लिखी होती है? कंपनी रूल्स में। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक कंपनीज एक्ट और एक कंपनी रूल्स। और कंपनी रूल्स है 2014। ये रूल्स कब आएगा? 2014 में। यानी अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना 464 सेक्शन 464 कहता है अगर कोई एसोसिएशन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर चली गई, अगर कोई एसोसिएशन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर चली गई तो वो एसोसिएशन इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 क्या कहता है कि अगर कोई एसोसिएशन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर चली गई तो वो एसोसिएशन एक इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? लेकिन सर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है? एक्ट ने क्या बोला? एज मे बी। और वो बात प्रिस्क्राइब कहां की गई है? कंपनी रूल्स 2014। और कंपनी रूल्स ने वो लिमिट कितनी प्रिस्क्राइब करी? 50। कितनी? 50। कितनी प्रिस्क्राइब करी? 50। और कंपनी रूल्स ने एक बात और लिख दी कि भारत सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 100 तक पहुंचा सकती है। भारत सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर कहां तक पहुंचा सकती है? 100 तक पहुंचा सकती है। लेकिन अभी तक 100 तक, बताऊं मैं आपको, जब नया नया कंपनीज एक्ट आया था तो बहुत से टीचर यहाँ पर आपस में बहस कर रहे थे कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 100। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? एक तो टीचर थे यहाँ पर किसी स्कूल के, मेरा कोई स्टूडेंट था, उसने आकर कह दिया
कि 50 लिमिट है, तो उससे लड़ बैठे, कह रहे तुम्हें किसने बता दिया, क्या कर दिया, क्यों, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ खोल के 100 लिखा हुआ है। अब उन्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा। 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब ये नहीं है कि लिमिट 100 है। लिमिट बढ़ाकर भारत सरकार लिमिट को बढ़ाकर कितनी कर सकती है? 100 तक कर सकती है। समझ में आई बात है? लेकिन अभी तक बढ़ाई नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब वो लॉ पढ़ने के लिए लॉ की लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है। नॉर्मल अंग्रेजी नहीं लिखी होती बेटा, यहाँ पर लॉ की लैंग्वेज प्रॉपर्ली। अब तक टेक्स्ट बुक के अंदर ये बातें क्लियर नहीं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, कॉन्ट्रडिक्शन रहते थे लोगों को। और हम ये बात पिछले 3-4 साल से बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि उसी टाइम पर मैंने पहली बार कंपनी लॉ पढ़ा था, कंपनी एक्ट पढ़ रहा था, सीए के अंदर पढ़ रहा था, आईपीसीसी। समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी, अब आपका डाउट क्लियर है? क्या बात क्या पर क्यों लिखी हुई है? बाकी आपके लेवल पर सिंपल सी बात है। लिमिट कितनी है किसने बताई है? कंपनीज एक्ट 2013, या आप लिख सकते हैं कंपनी रूल्स 2018। वैसे तो आपको टिक ही करना है ना। अगर कंपनी रूल्स लिखा हुआ स्पेसिफिकली तो आप उस पर टिक कर दीजिए। दिखाओ जरा। ठीक है ना? आप समझ में आ गई बात या नहीं? एक छोटी सी बात पर काफी लंबी क्लास चलेगी हमारी। बाकी सारांश का निकला, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कितनी है पार्टनरशिप में? 50। ठीक है, चलिए हम जो पिछली क्लास में एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक कॉन्सेप्ट तो हम कवर कर चुके थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने शुरू कर दिया था, जिसका नाम क्या था? हाँ जी, गुडविल। हाँ जी, मैंने बताया था गुडविल दो तरीके की, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड। और हम अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे थे, सेल्फ जनरेटेड। ठीक है ना? देखो जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पैसे लेकर आएगा। वो पैसा किस किस चीज का होगा? हाँ जी, अपने कैपिटल का होगा, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल। इन दोनों चीजों के पैसे लेकर आएगा वो। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। अच्छा, नया बंदा प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आएगा, ये कैसे पता लगेगा? गुडविल, जो फॉर्म की गुडविल है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? हाँ जी, शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इधर आ जाओ। हाँ, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। समझ में आती है बात या नहीं आती? कोई दिक्कत है इसके अंदर? और फिर जितना गुडविल का पैसा वो लेकर आएगा उसको किस रेशियो में बांट दिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? जो नया पार्टनर आ रहा है, जो आ रहा है उसी को तो इनकमिंग पार्टनर कहेंगे ना। अच्छा मेरी बात सुनो सर, हम एडजस्टमेंट टेबल को भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो एडजस्टमेंट टेबल को आप कब यूज करिएगा? जब आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन, तो उस सिचुएशन में आप एडजस्टमेंट टेबल यूज करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। एक बार गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटो, अगर नहीं पार्टनर नहीं आता तो ये गुडविल कितनी कितनी बढ़ती,
और फिर अगर नया पार्टनर आ रहा है तो फिर ये गुडविल किस किस रेशियो में बढ़ेगी। अब नए पार्टनर को कितना पैसा लेकर आना है वो भी पता लग जाएगा, दोनों पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत और ना ही गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की जरूरत, वो टेबल आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ बता देगी। लेकिन ऐसा मैं कब करना है, न्यू रेशियो गिवन, ठीक है ना। एक चीज सुनो, चलिए क्वेश्चन दिखाइए मुझे, इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 21 पेज नंबर 5.17। हाँ जी पढ़िए जरा इसे। Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1। राम और श्याम पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है ना, कितना भाई, 1/3 शेयर देंगे। इट वॉज एग्रीड दैट राम श्याम एंड मोहन वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। हाँ जी, न्यू रेशियो की 1 है, 1:1:1। अब देखो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों की 1 है। सेक्रीफाइस निकालने की हिम्मत करोगे, छोड़ो, डायरेक्ट काम किससे हो जाएगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी। मोहन 50,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगा, किसके लेकर आएगा, गुडविल। चलिए अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप गुडविल को ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में बांटते हैं उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि गुडविल है कितनी। ये जो बताया हुआ है कि मोहन गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, ये फर्म की गुडविल है या सिर्फ मोहन का शेयर है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में बांटूंगा। अच्छा फर्म की गुडविल निकालेंगे कैसे, जितना मोहन अपना शेयर लेकर आ रहा है उसके शेयर के रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। शेयर के रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खुद बताना सोच समझ के, मोहन प्रॉफिट का 1/3 ले रहा है, कितना ले रहा है, तो यानी गुडविल में भी 1/3 ला रहा होगा। गुडविल का तीसरा हिस्सा मोहन ला रहा होगा, तो टोटल गुडविल के कितने हिस्से हुए, और ये कैसे पता लगा आपको, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। समझ आई बात या नहीं। अब देखो गुडविल कितने की हो गई, पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, वो तीसरा हिस्सा ला रहा है ना, 1/3 शेयर लेकर आ रहा है। समझ आई बात ही। तो टोटल गुडविल कितनी रही होगी, 1.5 लाख रही होगी, जब भी तो 1/3 कितना बनेगा, 50,000 बनेगा। और ये चीज कैसे निकलेगी, उसके शेयर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई मान लीजिए सर उसका शेयर जो है 2/3 होता, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते, 3/2 से। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है प्रॉफिट के कितने हिस्से, 2 हिस्से, कितने हिस्से हैं। और जब ये 3/2 से मल्टीप्लाई होता तो 2 का डिवाइड में होना ये बताता कि हर एक हिस्सा कितने का है, और फिर 3 से मल्टीप्लाई होता तो वो पता लगा देता भाई तीनों हिस्से कितने के। इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, अगर आपको मोहन का गुडविल का शेयर दिया हुआ है 50,000 और आपको पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है, तो बस उसके जस्ट उसके शेयर के रेसिप्रोकल से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आगे फर्म की गुडविल। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। हाँ जी, कौन कौन है, राम श्याम मोहन, ठीक है। गुडविल, अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो राम और श्याम कितना कितना प्रॉफिट बांटते, 4:1 में, यानी 1.5 लाख के कितने हिस्से होते, 5, जिसमें से एक हिस्सा कितने का हो गया, 30 का। एक 20 राम को मिलते और मोहन का तो कोई रोल ही नहीं था भाई। लेकिन अब हाँ जी, जैसा कि हमें मालूम है मोहन भी पार्टनर बन गया, और ये कैसे कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो 50,000 राम को मिलेंगे फ्यूचर में, 50,000 शाम को मिलेंगे फ्यूचर में, 50,000 मोहन को मिलेंगे फ्यूचर में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये कहेगा कि भाई मेरे अकाउंट को तो क्या करो, क्रेडिट। लेकिन एक चीज यहां पर मजेदारी की है, शाम भी यहां पर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया गुडविल में, और उल्टा क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राम को जो ये नुकसान हो रहा है ना, इसे सिर्फ मोहन ही नहीं भुगतान करेगा, इसका श्याम भी करेगा इसका भुगतान। समझ में आती है बात ये नहीं? और ये चीज क्या हो जाती है, दिक्कत में आ जाती है अगर आप रेशियो के हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि रेशियो निकलता ही नहीं, क्योंकि एक पार्टनर क्या कर रहा होता, सेक्रीफाइस, और दूसरा पार्टनर क्या कर रहा होता, एक का गेनिंग शेयर निकालते और एक का सेक्रीफाइसिंग शेयर। समझ आई बात ये नहीं? और आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता, अब यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ आती है बात ये नहीं आती? गुडविल एडजस्टमेंट टेबल बन गई हमारी, अब जर्नल एंट्री डालें, बताइए मुझे, डालें जर्नल एंट्री, नोट कर लो फटाफट। कर लिया? एक बार ऑर्डर रेशियो में, एक बार रेशियो में। ठीक है जी। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई मुझे एक बात बताओ, पैसे कौन लेकर आ रहा है, नया पार्टनर श्याम, कितने ला रहा है, 50,000। सारे पैसे किस चीज के दिखाए हैं, प्रीमियम फॉर, अच्छा प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हुआ करता था, पार्टनर्स के बीच में बट जाया करता था, है ना? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते थे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट देते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो कौन है, राम। लेकिन राम सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, लेकिन राम के कैपिटल में कितने जाने चाहिए, और वो सिर्फ कितने लेकर आया, 50। भाई वो जितना गेन करेगा उतना ही तो लाएगा, बाकी का 20,000 आप इसे कहां से देंगे, शाम के कैपिटल को कम कर दो। समझ में आती है बात या नहीं आती? समझ आई बात या नहीं? अरे देखो ना, ये 50,000 इसके कैपिटल से डेबिट होने चाहिए, और ये 20,000 इसके कैपिटल से डेबिट होने चाहिए, और इसके पास 70,000 क्रेडिट होने चाहिए। तो ये जो लेकर आएगा ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके कैपिटल को बढ़ाएगा, राम के कैपिटल को बढ़ाएगा। देखो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया, राम के कैपिटल को क्रेडिट किया, लेकिन राम का कैपिटल सिर्फ 50,000 से नहीं बढ़ता, 70,000 से बढ़ता है, क्योंकि इसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो बाकी का 20,000 किससे लोगे, शाम से लोगे। तो बाकी के 20,000 के लिए किससे डेबिट कर दिया आपने, शाम के कैपिटल को डेबिट कर दिया, मोहन की जगह। हाँ, वरना तो आप चाहते तो ऊपर मोहन कैपिटल भी लिख सकते थे, लेकिन आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू भी क्या लिखना पड़ता, मोहन कैपिटल ही लिखना पड़ता। समझ आई बात है? लेकिन हमने मोहन कैपिटल नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो डेबिट भी क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। आप जब पैसा लेकर आए हो तो उससे इंक्रीज क्या हुआ है, बैंक अकाउंट, और साथ में क्या इंक्रीज हुआ है, पैसे लेकर आने वाले का कैपिटल। लेकिन उसके कैपिटल को क्रेडिट ना करके उसकी जगह किसे क्रेडिट कर रहे हो, उसका नेचर क्या हुआ, ठीक है ना? और जो उसके क्रेडिट में है वो सारा क्रेडिट खत्म करके आपने किसका क्रेडिट बढ़ा दिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ आई बात है? यही बात तो समझाई मैंने आपको पिछली क्लास में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन निपट गया हमारा। लेकिन हम प्रीमियम की जगह लिख सकते हो आप, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में इजाजत नहीं है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपके एमसीक्यूज इस तरीके से बनेंगी तो मैं इस वजह से वो तरीका नहीं बता रहा ना। बाकी मैंने आपको समझा दिया, आगे जाकर आप कहोगे मुझसे
फाउंडेशन वगैरह के टाइम पे तो फिर आपको पहले पता होना चाहिए ना, आज मैंने बताइए आपको, नहीं ना लगे आपको। इलस्ट्रेशन 24 इसमें छूट गया कुछ, 22 सही है, सही। X and Y partners sharing profit 4:3 on 1st April 2021 they admitted Z as a partner. Z 1 लाख रुपए अपने कैपिटल के लेकर आ रहा है और 21,000 रुपए अपनी गुडविल के लेकर आ रहा है। On Z's admission, goodwill existed in the books of firm at ₹28,000. Pass necessary journal entries on that. अच्छा, पहले जो existed वाली है उसको तो इग्नोर करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है गुडविल existed in the firm, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहूंगा कि आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी, ओल्ड रेशियो ही होगी। समझ आई बात या नहीं? मैंने आपको बताया था ना कि अगर सिर्फ पुराना शेयर गिवन है और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर गिवन है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होती है हमारी। आपको देखिए ना कि नया पार्टनर आकर कितना शेयर लेगा, 1/3, बाकी कितना बचेगा, 2/3। 2/3 को वो किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो 1/3 को सैक्रिफाइस भी किस रेशियो में किया होगा, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो ही क्या बनी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि बंदा जो पैसा लेकर आया उसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे लेकर आया बताना जरा, 1,21,000, जिसमें से उसके अपने कैपिटल के कितने थे, सॉरी सी नहीं जेड है ना, अपने कैपिटल के कितने थे 1 लाख, और बाकी के 21,000 किस चीज के हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। डायरेक्ट कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बता रखा है कितने हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको मालूम है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको मालूम है, और जब मालूम है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस को बढ़ेगा, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस सिचुएशन में ओल्ड ही है, 4:3। इसके कितने हो जाएंगे, 7। 7 एक हिस्सा, हर एक हिस्सा कितने का हुआ, 3,000 का। 3 × 4 12,000, 3 × 3 हो गया भाई काम। अब एक लाइन क्वेश्चन में और है, एक लाइन क्वेश्चन में और है, और वो कहते हैं कि जब Z का एडमिशन हो रहा था ना, क्या हो रहा था भाई, गुडविल बुक्स के अंदर 28,000 शेयर की एग्जिस्ट करती थी। यानी ये कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल है, अरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी गुडविल एग्जिस्ट करती है, परचेज, जो रिकॉर्डेड है। और रिकॉर्ड कौन सी हो सकती है, सिर्फ परचेज गुडविल। सर इसका क्या करें, आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल के साथ क्या करना है ये तो बता दिया। जितना भी अभी तक सिखाया किसके साथ, किसके हिसाब से सिखाया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है ताकि उससे क्या मंगवा सके, गुडविल में उसका शेयर मंगवा सके। अगर आप उससे गुडविल में उसका शेयर मंगवाना चाहते हो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटना चाहते हो तो पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल पता तो होनी चाहिए ना, इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू करते हैं। समझ आई बात, एनी प्रॉब्लम इन दिस, बताइए मुझे। लेकिन सर परचेज गुडविल का क्या करना है, परचेज गुडविल के कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, मुझे बात बताओ। परचेज गुडविल के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या होता है ये, एक तरह का कैपिटल लॉस, क्या होता है एक तरीके का। और लॉस ये पार्टनर के आने से पहले है, और ये लॉस किससे बिलोंग करता है, पुराने पार्टनर, किससे बिलोंग करता है। और ये लॉस किस रेशियो में बढ़ना चाहिए, पुरानी रेशियो में, क्योंकि पुराना लॉस है तो पुरानी रेशियो में लेना देना है इसका। नए पार्टनर के आने से पहले नया पार्टनर कहेगा भैया ये गुडविल मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अगर मैं पार्टनर बन गया तो रेशियो तो हम तीनों में बटेगी। इस गुडविल को आप फ्यूचर में क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, और जब फ्यूचर में राइट ऑफ करोगे तो मेरा कैपिटल भी क्या हो जाएगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा, और मेरा इस लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे आने से पहले इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या करिए, राइट ऑफ करिए, खत्म करिए। समझ आती है बात या नहीं आती। इसीलिए जैसा आपने चेंज इन पीएसआर में सीखा था
कि गुडविल को क्या कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। अब आप देखिए, आपको मालूम है गुडविल कहां पर लिखी होती है, एसेट साइड पे, एसेट साइड पे लिखी होती है ना। जब आप गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो इधर से गुडविल खत्म और दूसरी साइड से गुडविल खत्म करने के लिए गुडविल को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि ये एसेट होता है ना, और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। डेबिट, तो एसेट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। 28,000 की गुडविल, और दूसरी साइड से पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना। और कौन से दो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करोगे, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। ठीक है, गुडविल को क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दिया 28,000 से, एक्स का कैपिटल रिड्यूस कर दिया और वाई का कैपिटल। हाँ जी, एग्जिस्टिंग गुडविल की वजह से किसका कैपिटल रिड्यूस होगा, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी भाई इनकी, 4:4:3। 28,000 के 7 हिस्से करते हैं तो ये कितना 4,000 का होता है, 4 हिस्से इनके हैं 16,000, तो 3 इनके हैं 12,000। बात समझ आती है नहीं आती। हाँ जी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल। ठीक है, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर बताइएगा। रेशियो का है। अमित और विद्या पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। इन्होंने चेतन को एडमिट किया, जिसने 1/5 ऑफ हिज शेयर जो है वो अमित से एक्वायर किया, और 4/5 शेयर जो है विद्या से एक्वायर किया, 4/25 शेयर जो है वो विद्या से एक्वायर किया। आपको न्यू पीएसआर निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 5.86। ठीक है, अमित, विद्या, नया पार्टनर कौन है, चेतन, चिंतन, तो काफी चिंता का सबब। रेशियो क्या था इनका, 3/5। इन्होंने कहा चिंतन जो है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5, क्या बोला, अपने शेयर का 1/5 किससे लेने वाला है, अमित से। अब किसका शेयर क्या है मैं तो जानता ही नहीं, चिंतन का शेयर हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम ना, तो कितना हो गया भाई ये, x/1/5। ठीक है, और दूसरी चीज इसने क्या बोली, हाँ जी, 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, और विद्या से कितना ले लेगा, 4/25। फ्रॉम लिखा हुआ है ना डायरेक्ट, तो 4/25 इसके पास से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, और अमित के पास से क्या माइनस होगा, x/1/5। समझ आती है बात, ये नहीं होती, कोई दिक्कत है इसमें? मीटिंग एंड होने वाली।
नेक्स्ट मीटिंग में करा दूंगा।